जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 26 नवंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और लेट इसलिए हो गया है कि एक बार मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि मैंने जो मेरा वॉइस इनपुट है वही अनेबल नहीं किया था, इसलिए मेरी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। इसलिए दोबारा पूरा वीडियो जो है वो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं 26 नवंबर का आज का एनालिसिस। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर आपके लिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर आपको कौन सी कंट्री है ये बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। और आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए यार, क्योंकि आप ही के लिए है। आप अगर नहीं करोगे तो फिर मतलब क्या है, आप ही को फायदा नहीं होगा। एग्जाम में अगर आप चाहते हो आपका फायदा हो तो आपने पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपने लिखना चाहिए, नाम तो लिखिए कम से कम सिर्फ। तो सभी पार्टिसिपेट कीजिए जो भी देख रहे हैं। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन में ये वाला जो आर्टिकल है लंग फिब्रोसिस, ये हमारे जेएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है इसके रिगार्डिंग कि क्या है, तो इसलिए इसके रिगार्डिंग आपको पता रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। तो इसके बारे में हम देखेंगे जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये आप देखोगे महात्माज आइकॉनिक स्टैचू। तो देखिए क्या होता है, जो भी स्टैचूज होते हैं तो वो जो पर्सन है, जो फेमस पर्सनालिटी है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जो है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं एमएम एकेडमी पर उसमें कवर किया हुआ है। उसी के साथ साथ जो स्टैचूज है, अगर वर्ल्ड में कुछ खासियत होती है, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू कौन सा है, या फिर दुनिया का जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें कौन सा स्टैचू है, तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ट्रेंड पता रहना जरूरी है कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। नहीं तो आप लगे हो रट्टा मारते हुए पढ़ते हुए, हाँ वीडियो आया है, अरे बाप रे देख लो देख लो देख लो, अरे ये वीडियो आया है, पॉपुलिस्टिक टाइटल दिख रहा है, देख लो, मतलब नहीं बनता है। आपको एग्जाम में अगर काम आ रहा है तो वो चीज़ देखने में मतलब है, तब आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे मुस्लिम मिनिस्टर्स, तो ये भी जो चीज़ है, ये इकोनॉमिक सर्वे जब आती है या फिर जो ईयरली आता है उसमें सारे आंकड़े जो है हमें मिल जाते हैं। इसलिए आंकड़ों को बार बार कंटिन्यूसली देखने की कोई मतलब बनता नहीं है। अगर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं, तो एडिटोरियल पेज में हमारे लिए ये वाला जो आर्टिकल है लव जिहाद के बारे में बात कर रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संवैधानिक दिन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे ये अलग अलग है। अगर आपको पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितने सालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते हुए कितने साल हो गए हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, जो हमने पॉलिटिकल लेक्चर में कवर की हुई है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कि हमारा संविधान जो है वो बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी मीटिंग्स हुई थी, उसी के साथ साथ लीड कौन कर रहे थे, मतलब जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे भी बैठ रही थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके तौर पर भी बैठ रही थी, तो दोनों को स्पीकर या फिर चेयर कौन कर रहे थे। उसी के साथ साथ जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें कौन लोग थे, उसको हेड कौन कर रहे थे। उसी के साथ साथ जब ये अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, उस टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली थी। फिर उसके बाद 24 जैन बोलिए या 26 जैन बोलिए, तब हमने कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। बाकी आर्टिकल आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आइडिया स्पेस, तो ये लॉन्ग विंटर फॉर इकोनॉमी, तो ये इकोनॉमी के बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो इसे हम देखने वाले हैं। अलॉन्ग विद दिस जो द हिंदू है उसमें भी एक एडिटोरियल आया है, आर्टिकल आया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जॉब एक्सपोर्ट एंड ट्रेड पैक्ट्स। देखिए अब से मैं द हिंदू जो है उसके भी जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल रहेंगे वो भी कवर करूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपको एक ही जगह पर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको इंडियन एक्सप्रेस के लिए अलग आर्टिकल देखने की जरूरत पड़ रही है, अलग वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है, फिर द हिंदू के लिए अलग देखने की जरूरत पड़ रही है, तो आपका टाइम जो है बार बार दोबारा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए एक ही वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड देख रहे हैं, इसलिए जो टाइम पास के लिए देख रहे हैं वो मत देखिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कितने लोग देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं वो कंटिन्यू देखते रहें और उसी के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड देखते रहें, जिससे कि आपको एग्जाम में फायदा मिले। क्लियर है? तो ये वाला आर्टिकल भी हम आज देखने वाले हैं। बाकी अगर आप देखोगे द हिंदू में, तो 8 को स्कूल के बच्चे जो है
वो मतलब अगर आप देखोगे एथिक्स पर्सपेक्टिव से, तो उसमें हो सकता है कि बच्चे जो है वो किस तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से मोल्ड किया जा रहा है, जैसे हमको चाहिए उस तरीके से नहीं, बल्कि मतलब ऐसे ही एक लेबर के तौर पर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, ना कि एक लीडर के तौर पर। तो ऐसी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो आर्टिकल है नॉट बाय मेजोरिटी अलोन, तो अगेन यहाँ पर जो अनइलेक्टेड है इसके बारे में, तो लास्ट जो हम देखने वाले हैं उसमें मैं आपको ये वाली चीज़ जो है वो समझाने वाला हूँ। लास्ट मतलब हमारे फ्रंट पेज पर जुडिशियल ओवररीच के बारे में बात की जा रही है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसके थ्रू ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्लियर है? तो इतने सारे आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स है जो हम आज देखने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स अभी खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स खत्म हो गया है, और भी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है। मतलब जीएस पेपर 1 2 3 4 सभी कोर्सेस आने वाले हैं, और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, वो भी लोएस्ट प्राइजेस में। इसीलिए जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहां पर देखते हैं लॉन्ग विंटर फॉर इकोनॉमी, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो पेंडेमिक है उसने यहाँ पर सीजर कट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पर दे दिया है। जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के पैसे हैं, उसमें सीजर कट हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, वैसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब सीजर कट क्या है? देखिए बजट होता है, आपके घर का बजट हो, आपके पड़ोसी के घर का बजट हो, आपके टीचर के घर का बजट हो, आपके स्टेट का बजट हो, आपके कंट्री का बजट हो। बजट में दो चीज़ें प्रोमिनेंट होती है, एक तो होती है रिसिट्स, मतलब सरकार के पास कहाँ से पैसा आ रहा है, और एक्सपेंडिचर, सरकार कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च कर रही है। अब अगर हमारा संविधान देखते हैं तो क्या उसमें बजट शब्द इस्तेमाल किया गया है? जी नहीं। हमारे संविधान में आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये बोला गया है। अब देखिए बजट जो होता है, ये बजट ओवरऑल बजट है, लेकिन इसके भी दो भाग होते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट और दूसरा होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में भी दो भाग होते हैं, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार के पास रेवेन्यू बजट में कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और सरकार कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। रिसीट्स में हमें टैक्स, नॉन टैक्स देखने को मिलता है। सरकार जो टैक्स लगा रही है उसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। मतलब कॉर्पोरेट टैक्स बोलिए, इनकम टैक्स बोलिए, जीएसटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना। नॉन टैक्स बोलिए जिसमें इंटरेस्ट जो है ग्रांट रिसीव्ड हुई है, और सरकार जो खर्च कर रही है, इंटरेस्ट बोलिए, सब्सिडीज बोलिए, डिफेंस बोलिए, ग्रांट जो दी जा रही है। अब यहाँ पर जो रेवेन्यू बजट है उसमें हुआ क्या है, जो लॉकडाउन है उसके वजह से जीएसटी जो है वो कलेक्शन हो पाया है क्या? नहीं हो पाया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो ज़्यादा आया है कि ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स कम किए गए थे, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हो गया है। इनकम टैक्स जो है, लोगों की नौकरियां चली गई है, इसीलिए जो इनकम टैक्स है वो भी कम आ गया है। मतलब ओवरऑल रिसीट जो है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। और वही अगर हम एक्सपेंडिचर देखते हैं, सब्सिडीज यहाँ पर बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई है? बिल्कुल बढ़ाई है ना। तो इसलिए एक्सपेंडिचर अगर हम देखते हैं तो उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गया है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है सरकार के सामने खड़ा हो गया है। कैपिटल बजट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी रिसीट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, डेप बोलिए, नॉन डेप बोलिए। एक्सपेंडिचर जो होते हैं लोन देना, एसेट्स क्रिएट करना, इन्वेस्टमेंट करना। अब देखिए क्या होता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा समझा जाता है कि एक बजट जो है वो अच्छा बजट है अगर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या? अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या बोल रहे हो आप? एक्सपेंडिचर ही मतलब खर्च ही हो रहा है, लेकिन अगर कैपिटल बजट में खर्च हो रहा है तो ज़्यादा बेटर है, और रेवेन्यू बजट में खर्च हो रहा है तो कम अच्छा है। ऐसा क्यों? ऐसा आप डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो? देखिए क्या है, एक एग्जाम्पल देखिए कि आपने कोलगेट लिया, ठीक है, और दूसरा आपने कोई ज़मीन ली, ठीक है। कोलगेट के पैकेट आपने ले लिए, समझ लीजिए 1 लाख रुपए के, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ के आपने कोलगेट के पैकेट ही घर पर लाकर रख दिए। दूसरा है कि आपने एक ज़मीन जो है वो ले ली 1 लाख रुपीज़ की, 1 लाख रुपए की आपने ज़मीन ले ली। अब दोनों में से एप्रिसिएशन किसका होगा? ये जो आपने कोलगेट लिया है तो वेस्टेज है ना, ये तो क्या है, खत्म होना है, इसका डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो ये 1 लाख रुपए जो आपके छू मंतर हो जाएंगे। लेकिन ये जो 1 लाख रुपए आपने ज़मीन पे खर्च किए हैं, इसके 2 लाख हो जाएंगे, इसके 3 लाख हो जाएंगे, इसके 4 लाख हो जाएंगे, इसके 5 लाख हो जाएंगे, है ना। तो ये होता है एप्रिसिएशन। तो इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो माना जाता है कि आप खर्च कर रहे हो पैसे,
लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें माना जाता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे जिसके रिटर्न्स इंडिया को इकोनॉमी के रूप में मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। इसलिए बोला जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तब हम बोलेंगे जो बजट है ये अच्छा है। ठीक है, अब जब कैपिटल एसेट्स में खर्च हो रहे हैं, मतलब क्या है, रोड्स बनाने में बोलिए, है ना, अलग अलग जो ब्रिजेस है वो बनाने में बोलिए, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों को नौकरियाँ भी मिल रही है। लोगों को नौकरियाँ मिलेगी तो अपने आप जो जो परचेसिंग पावर है वो इंक्रीज होगी। परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी। ये ऐसा बोला जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, तो एक आइडियल बजट जो है वो समझा जाता है, वो बोला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी क्या हुआ है, पेंडेमिक आने की वजह से जो हमारा रिसीट्स है वो कम हो गए हैं और जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो पैसा आ रहा था वो कम हो गया है। लॉकडाउन की वजह से जीएसटी कुछ नहीं आया, उसी के साथ साथ जो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वो नहीं आया। लेकिन एक्सपेंडिचर जो है, सब्सिडीज देना है, ये सब कुछ करना है, तो एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया। अब जब ये हो गया है तो फिर क्या होगा, मतलब हमारा खर्च काय में बढ़ा है, खर्च बढ़ा है हमारा रेवेन्यू बजट में। तो जब रेवेन्यू बजट में खर्च बढ़ गया है तो कैपिटल बजट जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, उसमें कटौती देखने को मिलेगी। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम जो है वो हमें बजट का देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है ये भी इंक्रीज हो गई। फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है। सरकार के पास अगर 1,000 रुपये आ रहे हैं, सरकार खर्च कर रही है 1,500 रुपये, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सरकार को उधार लेना पड़ेगा 500 रुपये। तो ये हो गया फिस्कल डेफिसिट। लेकिन अब जीएसटी वीएसटी कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हुआ, तो जो इनकम है वही कम हो गई, 1,000 से 500 रुपये हो गई। लेकिन लोगों को फ्री में राशन बांटना, ये सब करना, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ये हो गया 2,000। तो मतलब अब यहाँ पर जो ये है यही 1,500 हो गया, 500 की जगह 1,500 फिस्कल डेफिसिट हो गया। फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो गया है, बहुत बड़ी समस्या जो है वो खड़ी हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो फिस्कल डेफिसिट जो एक्सपेक्ट किया गया था 3.5% रहेगा, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि डबल डिजिट में भी जा सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिया यहाँ पर फेस कर रहा है। तो अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर बहुत ज़रूरी है किस तरीके से हम इकोनॉमी को संभालते हैं, किस तरीके से हम इकोनॉमी को ट्रैक पर लेकर आते हैं। गवर्नमेंट बोल रही है कि जीएसटी जो है कलेक्शन बहुत इंक्रीज हो गया है लॉकडाउन हटाने के बाद से, या फिर जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो भी तो बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर भी तो काफ़ी ज़्यादा रह रहा है ना। तो अब बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर क्रिएट हो जाती है और देखना होगा होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर आपको समझा दिए हैं। बाकी के इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो जल्दी ही MM अकेडमी पर इकोनॉमिक क्लासेस शुरू होने वाले हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं जॉब एक्सपोर्ट एंड ट्रेड पैक्ट लिंक। ये भी हमारे जेएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और द हिंदू का आर्टिकल है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है फर्स्ट क्वार्टर में बाय 23.9, मतलब ऑलमोस्ट 24% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है, और ये 10% से कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसके चलते हमें यहाँ पर रिसेशन देखने को मिल रहा है। आरबीआई की तरफ से बोला गया है हम टेक्निकल रिसेशन में एंटर कर चुके हैं। हमने देखा हुआ है रिसेशन क्या है। अगर मैं आपको और आसान शब्दों में एक बार रिवाइज करा दूं, 3 टर्म्स होती है, स्लो डाउन होता है, रिसेशन होता है एंड डिप्रेशन होता है। स्लो डाउन क्या है, हमारी इकोनॉमी को क्वार्टरली जज किया जाता है। क्वार्टर मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टरली जज किया जाता है। क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो पहले क्वार्टर में अगर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है 7%, दूसरे इसमें है 6%, तीसरे इसमें है 5%, हम बोलेंगे स्लो डाउन आ गया है क्योंकि स्लो होती जा रही है इकोनॉमी। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव नेगेटिव ग्रोथ रेट अगर दिखाती है, पहले क्वार्टर में -24%, दूसरे से -10%, तो हम बोलेंगे कि भैया रिसेशन जो है वो आ चुका है। और अगर प्रोलॉन्ग्ड रिसेशन रहता है, रिसेशन ऐसा कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, तब हम बोलेंगे डिप्रेशन जो है वो आ चुका है। क्लियर है, ग्रेट डिप्रेशन इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये 3 टर्म्स आपको पता रहना चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि मेंस में भी पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पर क्या है, हम टेक्निकल रिसेशन में एंटर कर चुके हैं। अब ऐसे सिनारियो में अगर आप देखोगे तो जो आम इंसान है, एवरेज इंडियन है, उसका रिसेशन को देखने का नजरिया क्या होता है कि रिसेशन आ गयो भाया, ऐसा एक एवरेज इंडियन कब बोलेगा, जब जो ओल्डर चाइल्ड है वो उसकी जॉब खो रहा है, तब इंसान बोल रहा है कि भैया रिसेशन आ गए हो। दूसरा, अगर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी का बहुत अच्छा है, किसी का बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर इनके मुंह से एक ही चीज़ निकलती है कि भैया रिसेशन आ गयो। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ एक एवरेज इंडियन के मुंह से हमें देखने को मिल रही है। अब जॉब जो है ये फर्स्ट कैजुअलिटी है,
अगर आप देखोगे थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है उन्होंने अपनी जॉब खोई है, जो इकोनॉमी है उसके स्लो डाउन की वजह से, है ना। अब यहाँ पर जब हम जॉब खोने की बात कर रहे हैं तो ये पेंडेमिक की ही वजह से नहीं, उससे पहले भी देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू का आर्टिकल, इसलिए क्रिटिसिज्म ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये 45 ईयर्स हाई पहुंच चुकी थी, और उसके बाद हम आते हैं कोविड-19 में। कोविड-19 में लगा दिया जाता है लॉकडाउन, नेशन वाइड लॉकडाउन। उसके तहत और 2 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स जो है वो एक इंडिविजुअल खो देता है। इसमें सभी तरीके के जॉब्स इंक्लूडेड है, रेगुलर सैलरीड जॉब्स है, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स है, कैजुअल डेली वेजेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। बहुत सारे लोग इसमें जॉब जो है वो खो देते हैं। अब जॉब जब खो दी जाएगी तो इनकम जो है वो भी खो दी जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि जॉब खोना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जॉब खोने की वजह से जो इनकम लॉस हो रहा है वो हमारे देश के लिए हानिकारक है। कैसे? देखिए, अगर मेरे पास जॉब है और मैं बहुत अच्छा खासा कमा रहा हूँ, मतलब क्या होगा कि मैं चीज़ें खरीदूंगा, मैं चीज़ों को खरीदूंगा। अब फर्ज कीजिए कि मैंने यहाँ पर कोलगेट खरीदा। अब कोलगेट बनाने वाली जो कंपनी है उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा? उसको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो अपना एक्सपांशन करेगी या नहीं? बिल्कुल एक्सपांशन करेगी। एक्सपांशन करेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी या नहीं? जॉब रिक्रूटमेंट बढ़ेंगे या नहीं? बिल्कुल जॉब जो है वो बढ़ेंगे। जॉब अगर बढ़ेंगे तो जॉब जो कर रहे हैं उनकी यहाँ पर परचेसिंग पावर बढ़ेगी या नहीं? क्योंकि उनको भी सैलरी मिल रही है, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी या नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो वो चीज़ों को परचेस करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो एक विशियस साइकिल बन जाती है। लेकिन इसका अगर विपरीत हो जाए, इसका अगर उल्टा हो जाए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मतलब लोगों के पास जॉब नहीं है, तो वो खर्च करेंगे, कुछ चीज़ें कंज्यूम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कंज्यूम नहीं करेंगे तो जो कंपनीज है उनको क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होगा तो एक्सपांशन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। एक्सपांशन नहीं करेंगे तो मतलब जॉब जो है उससे लोगों को निकालेंगे क्या? बिल्कुल जॉब से लोगों को निकालना शुरू हो जाएगा। जॉब से लोगों को निकालेंगे तो उनकी परचेसिंग पावर जो है वो बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। मतलब वो चीज़ें कंज्यूम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। चीज़ें कंज्यूम नहीं कर पाएंगे तो नुकसान होगा। ये भी विशियस साइकिल जो है वो बन जाती है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर जब इनकम लॉस होता है तो मतलब कंजम्पशन डिक्रीज होता है। कंजम्पशन डिक्रीज होना मतलब डिमांड डिक्रीज हो जाना है। डिमांड डिक्रीज हो जाना ये हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमी सस्टेन करती है जब कंजम्पशन अच्छा हो, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अच्छा हो, जब इन्वेस्टमेंट अच्छा हो और जब एक्सपोर्ट अच्छा हो। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? अगर कंपनीज को नुकसान होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना। इसलिए जॉब्स को निर्माण करना, जॉब्स को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर सिंगल बिगेस्ट चैलेंज जो आता है वो है जॉब्स का। जॉब अगर है तो फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि गरीब देखिए, हंगरी देखिए, डेस्परेट लोग हैं यहाँ पर। कोई भी जॉब अगर उनको मिल जाए तो उनके लिए एक ब्लेसिंग है। जॉब के लिए हार्ड मैनुअल वर्क यहाँ पर जो पे किया जा रहा है, लोएस्ट वेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मनरेगा देखिए, वहाँ पर इतना इतना मगजमारी से काम कराते हैं, इतना ज़्यादा काम कराते हैं, लेकिन वहाँ पर जो वेजेस है वो कितने कम होते हैं। आप अगर लॉकडाउन देखोगे उस दौरान 11 करोड़ लोग जो है उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत जॉब मांगे हैं। ये 20 टाइम ज़्यादा है नॉर्मल अगर टाइम देखते हैं तो अब यहाँ पर जॉब क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। तो कैसे किया जाएगा? कहाँ है जॉब्स? जॉब है कहाँ पर? कौन सा सेक्टर में है? तो देखिए यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ गुड क्वालिटी जॉब्स जो है वो क्रिएट किया जा सकते हैं ओनली इन द सेक्टर्स जो लेबर इंटेंसिव हो। मतलब ऐसे सेक्टर जहाँ पर लेबर्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, जहाँ पर लेबर्स की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। वो कौन से हैं? वो है एपरल, वो है लेदर गुड्स, वो है वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर। अब ये जो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स है ये डिपेंड किस पर होते हैं? देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पर जॉब क्रिएशन कब होगा? जब उसका एक्सपांशन होगा, जब उसको प्रॉफिट मिल रहा होगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब उसकी जो चीज़ें हैं वो बेची जा रही होगी, जब उसकी चीज़ों की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही होगी, जब कंजम्पशन हो रहा होगा, है ना। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर हमारे इसमें कंजम्पशन हो रहा है, मतलब कि उसका एक्सपांशन हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, तो मतलब जॉब क्रिएटिंग सेक्टर जो है वो डिपेंड होते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड होते हैं क्या? जी नहीं, सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट पर भी डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो बट ऑब्वियस एक्सपांशन हो रहा है ना। अब यहाँ पर आप देखिए मोर देन 1/2 ऑफ द लेदर गुड्स एंड 1/3 ऑफ द एपरल प्रोड्यूस जो है इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज में। इसलिए इंडिया को ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट ढूंढने की ज़रूरत है, उनको नर्चर करने की ज़रूरत है, उनको सस्टेन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने की ज़रूरत है। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर जॉब्स को सपोर्ट करते हैं, वेयर हाउसेस में, ट्रांसपोर्ट में, बहुत सारे इसमें,
है ना। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें अगर ज़्यादा ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने हैं तो हमें एक्सपोर्ट जो है उसको भी बढ़ावा देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट को अगर हम इंक्रीज करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कंपनीज को फायदा होगा, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेगी तो इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन होगा तो इकोनॉमी फलेगी फूलेगी। लेकिन जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया लाने के बावजूद जो एक्सपोर्ट है वो स्टैग्नेंट रहा है। आप देखिए मर्केंडाइज गुड्स का एक्सपोर्ट अगर हम देखते हैं 314 बिलियन था 13-14 में, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में स्टैग्नेंट हमें देखने को मिला है। इसके पीछे कई रीजंस हैं, कई कारण हैं। एक तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा दिया गया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया, जिसकी वजह से भारी एक जर्क लगा है, एक स्पीड ब्रेकर लगा है एक्सपोर्ट को, वो एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दूसरा क्या है, जो रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी यहाँ पर खतरे में है। रिलायबिलिटी कैसे, देखिए क्या होता है कि फर्ज कीजिए कि मैं यहाँ पर ओनियन जो है वो दे रहा हूँ, ठीक है, दूसरे कंट्री में ओनियन में सप्लाई कर रहा हूँ, मैं समझ लीजिए चाइना में ओनियन सप्लाई कर रहा हूँ। अब वहाँ का जो मार्केट वाला है वो मेरे भरोसे पे बैठा हुआ है कि ये जो है ये मेरे को ओनियन देने वाला है और फिर मैं लोगों में बांटूंगा। अब मतलब उसका बिजनेस मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अब क्या हुआ कि सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। सरकार ने बोला कि आप ओनियन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। मतलब अब मैं चाइना में उस इंसान को दे पाऊंगा क्या, नहीं दे पाऊंगा। मतलब उसका बिजनेस वहां पर ठप बैठ गया। क्यों? हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, हमारे सरकार ने कुछ ऐसे पॉलिसी लेकर आई जिसकी वजह से उसका बिजनेस ठप बैठ गया। तो मेरे पर डिपेंडेंट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। वो बोलेगा भैया रिलायबिलिटी नहीं है इंडिया की रिलायबिलिटी नहीं है, मैं किसी और कंट्री के साथ अपने रिलेशन जो है वो बना लेता हूँ क्योंकि वहां से कंटिन्यूसली आ तो रहा है, तो रिलायबिलिटी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो ऐसी ही गवर्नमेंट करती है, क्या करती है, क्वांटिटेटिव लिमिट जो है वो लगा देती है कि इतनी क्वांटिटी आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, या फिर नॉन टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर्स लगा देती है। नॉन टैरिफ बैरियर में टैरिफ बैरियर में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया हुआ है। मतलब अगर आप ड्यूटी लगा रहे हो, पैसों की लगा रहे हो तो टैरिफ बैरियर है। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब क्या है, अड़थड़ा आप क्रिएट कर रहे हो किसी स्टैंडर्ड से। मतलब कोई कंट्री अगर हमें गुड सप्लाई कर रही है तो जानबूझकर हम बोल देंगे कि भैया अगर मैंगो सप्लाई कर रहे हैं तो बिना गुड लेके आम चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है जिसकी वजह से रिलायबिलिटी खतरे में आ जाती है और इसलिए जो एक्सपोर्ट है हमारा वो यहाँ पर डिक्लाइन होता जाता है। जो लाइसेंसिंग है उसकी तरफ रिटर्न चले जाना, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिलती है जिसके तहत जो एक्सपोर्ट है उस पर खतरा आ जाता है। और जो एप्रिशिएटिंग वैल्यू है रुपी की, जब रुपी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी तो बट ऑब्वियस प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगे एक्सपोर्ट्स, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है। एक्सपोर्ट जो हमें स्टैग्नेंट देखने को मिल रहा है और इसीलिए इस पर हमें काम करने की जरूरत है जिससे कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर पाए। एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेगी तो डोमेस्टिक मार्केट जो है वो भी इंक्रीज होगा, डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीज होगा तो लोगों को जॉब्स मिलेगी तो जो कंजम्पशन है वो होगा, कंजम्पशन होगा तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी ऊपर चलेगी। समझ में आया आपको? ये पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आइए यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं, लंग फिब्रोसिस। देखिए शॉर्ट में हम देखेंगे, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर हम देखते हैं, कोरोना वायरस जो है कंटिन्यू यहाँ पर ग्लोब पर छाया हुआ है। डिवास्टेटिंग पुल्मोनरी फिब्रोसिस जो है, स्केरिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू अराउंड द एयर सैक ऑफ लंग्स। जो हमारे एयर सैक्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फटीग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। ये रिपोर्ट किया गया है वास्ट नंबर ऑफ सर्वाइवर जो कोविड के हैं। यहाँ पर आप देखिए लंग्स का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखिए ये वाला जो लंग्स है इसमें अगर आप देखोगे एयर सैक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसके तहत जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एग्जाम में आपको सीधा आ सकता है कि ये किससे कनेक्टेड है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये कोविड-19 के पेशेंट में क्यों है, क्योंकि कोविड में जो लंग्स है उसी पर तो अफेक्ट कर रहा है ना। अगर माइल्ड या फिर मॉडरेट इन्फेक्शन है तो 10% जो है वो सीवियर निमोनिया डेवलप करते हैं, 5% जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम जो है वो डेवलप करते हैं, ठीक है। लंग फिब्रोसिस अगर हम देखते हैं तो एल्डरली लोगों में ज़्यादा होता है, जहाँ पर लंग्स जो है वो स्टीफ हो जाते हैं, एबिलिटी जो है ऑक्सीजन की एंटर करने की ब्लड सर्कुलेशन में वो कम हो जाती है। ऐसे जो पेशेंट्स हैं जनरली उनको प्रोलॉन्ग्ड वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, सिम्टम से रिलेटेड बोलिए या फिर ये टर्म जो है किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है एक न्यूज़ है ब्लू टाइड की। ब्लू टाइड स्पॉट की गई है महाराष्ट्र शोर लाइन पर, जुहू बीच बोलिए, अलग अलग जगहों पर। तो ये ब्लू टाइड आती कैसे, ब्लू कलर दिखता कैसे है, पहले भी हमें देखने को मिला है। ये जो फिनोमिना है इसको ब्लू टाइड कहा जाता है जब ल्यूमिनेसेंट मरीन लाइट जो है वो यहाँ पर डीप शेड ऑफ ब्लू क्रिएट कर रही है। स्पेक्टेकल ऑकर होता है जब जो फाइटोप्लैंक्टन है जिन्हें कॉमनली
डिनोफ्लैगेलेटेड कहा जाता है, वो यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस करते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोटीन में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन में। और जब वेव्स डिस्टर्ब करती है इन यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो वो ब्लू लाइट जो है वो रिलीज करते हैं, और इसी के साथ हम यहाँ पर ब्लू कलर का इस तरीके का शोर जो है वो देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपको एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है, ये जो है ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि क्यों हो रहा है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जीएस पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन आ रहा है ना। तो इसलिए ये हमारे एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होता है, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो रहना चाहिए। जैसे कि ओशनोग्राफी अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स में एमएम एकेडमी के, तो उसमें आपको इसके रिगार्डिंग भी जानने को मिलेगा डिटेल में, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पेज है उसमें वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया है जुडिशियल ओवररीच जो है इन सम वर्डिक्ट्स यहाँ पर दिखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पर जो जुडिशरी है हमारी वो जुडिशियल ओवररीच जो है उसकी तरफ जा रही है। तो देखिए ये हमने ऑलरेडी जुडिशियल रिव्यू बोली है, जुडिशियल एक्टिविज्म बोली है, जुडिशियल ओवररीच बोली है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट बोली है, ये हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसी का एक स्नैप, मतलब एमएम एकेडमी के जो लेक्चर्स है पॉलिटी के, उसी का एक स्नैप मैं यहाँ पर आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, वो कौन से है, वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। तीनों ही हमने देखे हैं। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एग्जीक्यूटिव विल ओनली इम्प्लीमेंट, क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। लेजिस्लेचर will only make laws and judiciary will only check whether the laws are made according to the constitution or not, है ना। तो ये तीनों चीजें जो है, तीनों कंपोनेंट जो है, ये अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी चीजों को देखेंगे, है ना। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये हमें स्ट्रिक्टली फॉलो होता हुआ कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर तीनों ही जो ग्रुप है ये ओनली को फॉलो करेंगे। ये किसको फॉलो करेंगे, ओनली को फॉलो करेंगे। मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो है ये ओनली लॉ को इंप्लीमेंट कर रहा है, उसी के साथ लेजिस्लेचर ओनली लॉ को बना रहा है, और जुडिशरी ओनली लॉ सही बनाए या नहीं ये देख रही है। तो मतलब यहाँ पर अगर ओनली सेटिस्फाई होता है तब हम बोलेंगे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है ना। जैसा कि हमें यूएसए में देखने को मिलता है कि एक दूसरे के इसमें बिल्कुल दखलंदाजी जो है वो नहीं की जाती, है ना। लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया ने क्या सेपरेशन ऑफ पावर, इतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर अडॉप्ट किया है? जी नहीं। इंडिया में हमें इतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इंडिया में हमें सेपरेशन ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा नया वर्ड लेकर आ गया आप, सेपरेशन ऑफ फंक्शन। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो आपको लक्ष्मण किताब में देखने को नहीं मिलेगी। लक्ष्मण किताब कैसी है कि आपने यहाँ पर बस चीजें जो है वो कैसी कैसी ढांचा है आपने देख लिया, लेकिन उस ढांचे को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें कई एग्जांपल्स देखने पड़ते हैं, कई सारी चीजें और डिटेल में समझनी पड़ती है, तब जाकर हमें और अच्छी तरीके से वो चीजें समझ में आती है। और इसीलिए यहाँ पर मैं जैसे बोलता हूँ कि ये जो पूरा कोर्स है ये आपका दिमाग की बत्ती जो है जला देने वाला है, आपको सिर्फ एक घोड़े की नाल की तरह नहीं लेकिन वाइडर पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो इसलिए काफी जबरदस्त यहाँ पर जो कोर्स है आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर ओनली वहां पर हमें खास चीज देखने को मिलती है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी अपनी अपनी चीजें, अपने अपने फंक्शंस जो उनको दिए गए हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब सेपरेशन ऑफ फंक्शन में और सेपरेशन ऑफ पावर में क्या डिफरेंस है? तो सेपरेशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है कि कुछ हद तक जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर जा सकती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के अंदर जा सकता है, और जो लेजिस्लेटिव है जुडिशरी के अंदर जा सकता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जब पोल्यूशन जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था, उस टाइम पर जुडिशरी ने कहा था कि जो फायर क्रैकर्स है उस पर बंदी लगा, मतलब जो फायर क्रैकर्स है उन पर बैन लगा दिया गया। अब आप बोलोगे ये जो चीज है ये जुडिशरी ने करनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। जुडिशरी ने क्यों करना चाहिए? ये बेसिकली काम है एग्जीक्यूटिव का। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब जुडिशरी ने कहा कि फायर क्रैकर्स को बैन कर दो, तो मतलब जुडिशरी जो है वो घुस रही थी, किसमें घुस रही थी? एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग में घुस रही थी। और फिर उसके बाद जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसकी होती है? प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस ला सकते हैं।
कब ला सकते हैं? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। लेजिस्लेटिव को आप समझ लीजिए पार्लियामेंट है, ठीक है, जो लॉज बनाता है। पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, और उसका सेम इफेक्ट होता है जो कि एक पार्लियामेंट लॉज बनाती है उसका होता है। मतलब क्या है कि अगर राष्ट्रपति ने कोई ऑर्डिनेंस लाया है, मतलब एग्जीक्यूटिव लॉ बना रहा है, मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के इसमें घुस रहा है ना। अब कोई भी अगर कांड होता है, फॉर से कि अगर कोई रफाल घोटाला है, या फिर अगर कोई भी ऐसे कोई घोटाला होता है, कोई घोटाला है नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रफाल घोटाला है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीजें निकलती है कि हाँ इसमें घोटाला है शायद, तो फिर उसके लिए एक कमिटी जो है उसका गठन किया जाता है ना। तो कमिटी जैसे 2G स्कैम हुआ, उसकी कमिटी का गठन किया गया, तो इस तरीके से कमिटीज का गठन किया जाता है, और फिर वो कमिटी जो है वो डिसाइड करती है कि सही में उसमें करप्शन हुआ या नहीं, सही में घोटाला हुआ या नहीं, किसको क्या पनिशमेंट जो है, ये सारी चीजें जो है वो देखती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिजल्ट सुना रही है, मतलब लेजिस्लेटिव जो है वो यहाँ पर जुडिशरी में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये जो घुस रहे हैं इसे हम क्या कहें, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या है कि यहाँ पर गैप है, मतलब इसके इधर जुडिशरी ने जाना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर गैप है, इसकी इधर एग्जीक्यूटिव ने जाना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव ने जुडिशरी में घुसना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे में घुस रहे हैं, तो इसे ही कहा जाता है सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर हमने देख लिया कि पावर यहाँ पर सेपरेट है, यहाँ पर फिर कोई एक दूसरे के अंदर घुसेगा नहीं, वो हो गया सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन यहाँ पर है सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, मतलब फंक्शन जो है उनमें सेपरेशन तो है, लेकिन कुछ फंक्शन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के भी कर सकती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के भी कर सकती है, और लेजिस्लेचर जो है जुडिशरी के भी कर सकती है। अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? अब फर्ज कीजिए कि अगर अगर आपका किसी ने बटवा मार लिया, ठीक है, आपका किसी ने बटवा मार लिया, अब आप गए कोर्ट में कि इस आदमी ने मेरा बटवा मारा है। अब फर्ज कीजिए कि जब आप कोर्ट में गए हो उस टाइम पर लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाती है उन्होंने बटवा मार के लिए कोई लॉ बनाया ही नहीं है। तो मतलब अगर आप जुडिशरी में जाते हो कि इसने मेरा बटवा जो है मारने की कोशिश की है, तो फिर क्या जुडिशरी आपको ये बोल के निकाल देगी कि नहीं नहीं भैया लेजिस्लेचर ने तो कोई लॉ बनाई नहीं है, तुम चले जाओ, हमारे पास कोई लॉ अवेलेबल नहीं है, हम तो लॉ के हिसाब से चलते हैं, तो हमको कोई इससे लेना देना है नहीं। ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं। यहाँ पर जुडिशरी का मेन मकसद क्या है? जुडिशरी का, जजेस का मेन मकसद ये नहीं है कि हम जजेस हैं, उनका मेन मकसद है कि यहाँ पर जस्टिस जो है वो डिलीवर होना चाहिए। क्या है? जुडिशरी का मेन मकसद है कि जस्टिस जो है ये डिलीवर होना चाहिए। तो अगर कोई इंस्टेंस ऐसा होता है जिसमें आप अगर जाओ कोर्ट में और आप बोलोगे इसने मेरा बटवा मारा हुआ है, लेकिन उस टाइम पर लेजिस्लेटिव ने अगर कोई लॉ नहीं बनाया हुआ है उस चीज पर, तो जुडिशरी जो है उसको, जो लेजिस्लेचर है, जूते में पैर रखने पड़ेंगे, और वहां पर कोई ना कोई लॉ जो है खुद से तैयार करना पड़ेगा कि अच्छा तुम्हारा उसने बटवा मारा है क्या, तो फिर उसके हम इतनी पनिशमेंट दे रहे हैं, आगे से जो भी बटवा मारेगा उसको ये पनिशमेंट जो है वो मिलेगी। अब ये जो कानून है ये बनाने का अधिकार किसको है? लेजिस्लेचर को है, लेकिन जस्टिस डिलीवर होना चाहिए। इसके लिए जो जुडिशरी उसने क्या किया, अपने जो पैर है वो उसे थोड़े फैलाए और वहां पर उसने अपना जो कानून है वहां पर बनाया। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए यहाँ पर जुडिशरी जो है उसके लिए एक्टिविज्म जरूरी होता है, इसे ही कहा जाता है एक्टिविज्म। देखिए हमने जुडिशियल रिव्यू जो है उसके बारे में देखा, जुडिशियल रिव्यू के बारे में देखा। जुडिशियल रिव्यू क्या था कि लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया है, ठीक है, कोई लॉ बना दिया है, लेकिन ये लॉ कानून के तहत है या नहीं, संवैधानिक है या नहीं, ये जुडिशरी देखती है, उसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पर अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया ही नहीं है, अगर जुडिशरी बाहर जाकर लॉ बना देती है, तो यहाँ पर इसे कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। समझ में आ गया? एकदम आसान है, जुडिशियल एक्टिविज्म किसे कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म जब हम देखते हैं तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है डिनोट करता है प्रोएक्टिव रोल जो जुडिशरी प्ले करती है, जो सिटीजन है उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो जस्टिस है सोसाइटी में उसके प्रमोशन के लिए, मतलब जस्टिस जो है ये डिलीवर होना चाहिए। इसके लिए जो जुडिशरी है अगर प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है, मतलब जिसका जो रोल है उससे बाहर जाकर अगर किसी और के फंक्शनिंग में भी घुस जाती है, उससे हम कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर लेजिस्लेचर का काम है उस लॉ को बनाना, लेकिन जुडिशरी अगर कोई लॉ बना रही है
तो फिर उसे हम कहेंगे जुडिशरी जो है वो प्रोएक्टिव रोल अपना रही है, जिससे कि सोसाइटी का भला हो जाए, जस्टिस डिलीवर हो जाए, और इसे ही हम कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। और जुडिशियल एक्टिविज्म के क्या हमें कुछ किस्से देखने को मिलते हैं, बिल्कुल, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट जो है उसने लिकर बैन कर दो, जो नेशनल एंथम है सिनेमा हॉल में उसमें आपको सबको खड़े होना पड़ेगा, है ना, ये सब जो रूल्स है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, इसे हम कहेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। उसी के साथ साथ लोधा पैनल जो है क्रिकेट में, क्योंकि कुछ करप्शन हो रहे हैं, मैच फिक्सिंग हो रही है, इसके लोधा पैनल बोलिए। जॉली एलएलबी 2 जो है उसमें सीन कट, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का काम है क्या कि यहाँ पर सीन जो है वो कट होना चाहिए, सेंसर बोर्ड बैठा है उसके लिए, लेकिन यहाँ पर जुडिशरी जो है वो उनके काम में जो है वो प्रोएक्टिव रोल दिखा रही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, लिकर बैन बोलिए, नेशनल एंथम बोलिए, लोडा पैनल बोलिए, जॉली एलएलबी 2 सीन कट बोलिए, ये हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो जुडिशरी है वो प्रोएक्टिव रोल अपना रही है, और इसी कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। अब सुप्रीम कोर्ट इतनी सारी चीजें कर ही रही है, तो यहाँ पर मोदी जी ने उनको बोल दिया कि भैया इतना कर लिया है तो इलेक्शन भी लड़ लो, इलेक्शन भी लड़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना, इतना तो कर ही लिया। तो ये चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो अब जुडिशियल एक्टिविज्म आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, कोई भी डाउट नहीं होगा ऐसा मैं यहाँ पर समझता हूँ। देखिए क्योंकि क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म बोलिए, जुडिशियल रिस्ट्रेंट बोलिए, PIL बोलिए, ये मोस्टली हमें जो करंट इश्यूज है उसमें कई बार कंटिन्यूसली देखने को मिलते हैं, क्योंकि PIL अगर आप देखो कंटिन्यूसली आती रहती है, और जुडिशियल एक्टिविज्म PIL ये दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो इसीलिए ये हमेशा न्यूज में चलते रहते हैं। तो कब इस पर सवाल पूछ लिया जाए ये हम नहीं बता सकते, तो इसलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म में डिफरेंस क्या है, अगर हम जुडिशियल रिव्यू देखते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर आ गई, उस स्कीम का नाम है दीनदयाल उपाध्याय वर्ल्ड टूर पर जाओ योजना, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ल्ड टूर पर जाओ योजना लेजिस्लेचर ने लॉ लेकर आए, यहाँ पर क्या हुआ, ये कानून जो है, लॉ जो है ये बन गया, लेकिन ये कानून जो बन गया है इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि भाई साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप ऐसा नहीं कर सकते, इंडिया टूर कराओ पहले, फिर उसके बाद जो वर्ल्ड टूर है उसका देखते बैठेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। रिव्यू मतलब क्या है, जो एक्चुअल में चीज हुई है उसके बारे में चिंतन करना, उससे देखना सही है या गलत है परखना। तो यहाँ पर क्या है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि पहले लेजिस्लेचर ने, जिसका काम है लॉ बनाना, उन्होंने लॉ बना लिया, और वो लॉ संवैधानिक है या नहीं उसे देखने का काम होता है जुडिशरी का, और वो अगर बोलती है कि नहीं भैया ये तो खारिज करना है, तो ये रहेगा जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म में उल्टा रहता है, यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है उन्होंने कोई लॉ बनाया ही नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित के लिए, लोगों के हित के लिए खुद ने ही कोई कानून बना दिया। मतलब यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की भारत दर्शन योजना, मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक योजना निकाल दी, सुप्रीम कोर्ट की भारत दर्शन योजना, ये क्या है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी जो है प्रोएक्टिव रोल जो है वो प्ले कर रही है। यहाँ पर कोई कानून नहीं है, लेकिन जनहित के लिए यहाँ पर एक कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जा रहा था। तो ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। मतलब क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म का मेन मकसद क्या है कि भैया जस्टिस डिलीवर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर तो मैंने खैर एक हाइपोथेटिकल योजना निकाली, लेकिन अगर हम एक रियलिस्टिक एग्जांपल देखें तो विशाखा गाइडलाइंस हमें देखने को मिलती है। मतलब देखिए एक बहुत पहले एक केस हुआ था, ठीक है, वो केस कुछ ऐसा था कि वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, जो चाइल्ड मैरिज है वो हो रहे थे। अब जो महिला उनके लिए लड़ रही थी, तो उसके साथ क्या हो रहा था, वर्क प्लेस पर काफ़ी अत्याचार जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब ये अत्याचार के अगेंस्ट में जब वो कोर्ट में गई, तो उस टाइम पर जो महिलाएं हैं उन पर अगर कोई अत्याचार होते हैं तो उसके लिए कई सारे लॉज हमारे देश में बने हुए थे, ठीक है। लेकिन वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कोई भी कानून हमारे देश में अवेलेबल नहीं था। अब वहां पर जो जजेस है, जो कोर्ट है, उनके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि उनको बोल दे सकते, जो महिलाएं थी उनको सीधा सीधा बोल देते कि देखो हमारे पास, मतलब हमारे लेजिस्लेचर ने, हमारे पार्लियामेंट ने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया। तो एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो आप असंवैधानिक तरीके से हमारे पास आए हो, कोई कानून ही नहीं बना है, तो हम उस पर जजमेंट क्या सुनाएंगे, तो आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरा एक जो ऑप्शन उनके पास था, जो उन्होंने ऑप्शन अपनाया कि खुद, क्योंकि वो एक इतना सेंसिटिव मैटर है और ये जनहित के लिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, देश में कितनी सारी महिलाएं हैं जो वर्क प्लेस पर उनका अत्याचार हो रहा होगा, तो उनके हित के लिए यहाँ पर हम खुद जो है वो कानून बनाए। अगर कानून अवेलेबल नहीं है तो हम खुद कानून बनाएंगे।
तो इससे हमें यहाँ पर विशाखा गाइडलाइन जो है वो देखने को मिलती है। रिसेंटली मीटू मूवमेंट हमें देखने को मिला था, है ना। मीटू मूवमेंट जो है वो भी विशाखा गाइडलाइन जो उस पर बेस्ड था। तो इस तरीके से विशाखा गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें देखने को मिलती है, कोर्ट के द्वारा हमें देखने को मिलती है, और ये हमें जुडिशियल एक्टिविज्म रोल जो है कोर्ट का ये देखने को मिलता है। समझ में आ गया, पूरी तरीके से समझ में आ गया। जुडिशियल रिव्यू में जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है जुडिशियल ओवररीच का। जुडिशियल ओवररीच का यहाँ पर देखिए बहुत थीन लाइन है। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू हमने देख लिया, मतलब कि क्या है कि लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है और वो लॉ संवैधानिक है या नहीं वो देखेगी, अगर नहीं है तो खारिज कर देगी, हो गया जुडिशियल रिव्यू। वर्सेस अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म देखते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब क्या कि कोई कानून जो है वो लेजिस्लेचर ने बनाया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, लेजिस्लेचर के जूतों में अपने पावर रख रही है और वहां पर कोई कानून जो है लेकर आ रही है, वो हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जुडिशियल ओवररीच अगर हम देखें, जुडिशियल ओवररीच का मतलब क्या होता है कि सभी कानून, देश में सभी कानून जो है वो कोर्ट बना रहा है, मतलब कि हर चीज, स्कूल कैसे चलेगी, ये कैसा होगा, लोग सांस कैसे लेंगे, ये क्या होने वाला है, वो क्या होने वाला है, हर कानून कोर्ट के द्वारा लाया जा रहा है। मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ना। हमारे यहाँ पर अगर आप देखो, हमारे यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमें देखने को मिलती है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब क्या है, लोगों के द्वारा स्थापित की गई हुई सरकार है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि लोग जो है वो सुप्रीम है। यहाँ पर जो कानून बना रहे हैं, बेसिकली कानून बना रहे हैं पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, जो कानून बना रहे हैं वो कौन है, वो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के। लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा है कि आप हमारे हित की रक्षा करो, आप वहां पर जाकर हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए कानून बनाओ, है ना। लेकिन सोचिए कि जुडिशरी अगर कानून बनाने लग जाए तो ये तो एक ऑटोक्रेटिक चीजें हो जाएंगी। क्यों ऑटोक्रेटिक होगी, क्योंकि जो जुडिशरी उसमें जो जजेस है, क्या लोगों ने उन्हें चुनकर दिया है, नहीं, तो रिप्रेजेंटेटिव्स है क्या, नहीं है। तो अगर वो कानून बनाए तो वो तो जुडिशरी के अगेंस्ट में हो जाएगा, वो हमारे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो इसीलिए डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हो जाएगा अगर जुडिशरी कंटिन्यूसली लॉज जो है, बहुत ज्यादा लॉज लेकर आ जाएगी, लेजिस्लेचर को उनका काम ही नहीं करने देगी। लेजिस्लेचर के बदले में जुडिशरी अगर कानून लेकर आ जाए तो इससे हम कहेंगे जुडिशियल ओवररीच। हाँ, कहीं कहीं पर जरूरत होती है, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस थी, तो कहीं कहीं पर जरूरत होती है कि वहां पर जो कोर्ट है उन्होंने लॉज बनाने चाहिए जिससे कि जस्टिस डिलीवर हो सके। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी ही नष्ट हो जाए इस तरीके से अगर वो कानून बनाने लग जाए, उसे हम कहेंगे जुडिशियल ओवररीच। तो इनके बीच में एक थिन लाइन है जो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, जो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है कि कितनी थिन लाइन जो है वो रहनी चाहिए। मतलब यहाँ पर कहीं भी डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है कि जुडिशरी जो है वो इतना ही घुस सकती है एग्जीक्यूटिव में, जो लेजिस्लेचर है वो इतना ही घुस सकता है जुडिशरी में, जो एग्जीक्यूटिव है इतना ही घुस सकता है लेजिस्लेचर में, कहीं भी नहीं दिखाया हुआ है। ये आप खुद के मन से देख लो। तो इसीलिए यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, जुडिशरी जो है ज्यादा एक्साइट हो जाती है और वो हर कानून जो है वो बनाना शुरू कर देती है, उससे हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। और इसीलिए जुडिशियल ओवररीच ज्यादा ना हो, इसीलिए जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है ये रहना जरूरी है, मतलब जुडिशरी को काबू में रहना जरूरी है ना। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो हम आगे देखेंगे। तो अभी आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसमें जजेस पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में। अब जुडिशियल रिव्यू वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म जो हमने देखा था, कॉन्सेप्ट जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का, वो एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो संविधान जो है उसको अपहोल्ड करे और उसी के साथ साथ जो लॉज इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से उन्हें वॉइड जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर करे। और यहाँ पर जजेस जो है वो पॉजिटिव जो लॉज है वो इसमें आ जाए, मतलब पॉजिटिव लॉ मेकिंग में आ जाए। अब आप बोलोगे भैया ये पॉजिटिव लॉज बनाना मतलब क्या है। पॉजिटिव लॉज बनाना मतलब है कि जिससे उद्धार हो, जैसे हमारी जो सोसाइटी है उसका भला हो, ओवरऑल सोसाइटी का भला हो। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो विशाखा गाइडलाइंस है उससे क्या हुआ, जितनी महिलाएं वर्क प्लेस पर काम कर रही है उन सब पर जो अत्याचार हो रहे थे उसका यहाँ पर भला हो गया। इसे हम कहेंगे पॉजिटिव लॉज। लेकिन नेगेटिव लॉज किसे कहेंगे कि इन्होंने खुद के अच्छे के लिए जुडिशरी ने क्या बोल दी कि अब से पार्लियामेंट जो है उनकी लॉ मेकिंग प्रोसेस ही खत्म हो गई, लॉ मेकिंग प्रोसेस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब पार्लियामेंट लॉज बना नहीं पाएगी, अब सिर्फ हम जो है वही लॉज बनाएंगे। ये क्या हो गया, ये जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है नेगेटिव लॉ। यहाँ पर भी लॉ बनाया है, किसने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, लेकिन ये नेगेटिव लॉ हो गया। इसीलिए ये जुडिशियल ओवररीच इसे कहा जाएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म किसे कहा जाएगा, विशाखा गाइडलाइन, जिससे लोगों का भला हो।
क्लियर है? तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। अब हम आते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट पर। देखिए, मैंने आपको जुडिशियल रिव्यू जो है ये बताया, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये बताया, और जुडिशियल ओवररीच भी बताया। जुडिशियल ओवररीच क्या होता है? जब एक्टिविज्म बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, मतलब कि यहाँ पर अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा नहीं घुस रहा है, पूरा ही घुस गया लेजिस्लेचर में, कि लेजिस्लेचर को साइडलाइन ही कर दिया, तो वो हम कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर कुछ आम जनता है, ठीक है, मैंगो पीपल है, अब यहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, हम चुन कर देते हैं रिप्रेजेंटेटिव। अब ये हमारे बिहाफ में कानून बनाते हैं, ये हमारे बिहाफ में लॉज बनाते हैं, हमें जो लॉज चाहिए, हमें हमारा जिस वजह से अच्छा हो उस वजह से कानून जो है ये यहाँ पर इनके द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब क्या है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंटेटिव्स का हाथ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो जुडिशरी है, जुडिशरी जो भी इन्होंने कानून बनाए, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स ने कानून बनाए, मतलब जो पार्लियामेंट है, मतलब इन शॉर्ट हम इनको बोल सकते हैं लेजिस्लेचर, तो जो भी लेजिस्लेचर ने कानून बनाए हैं, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस बनाई है, ये लॉ संवैधानिक है या नहीं, ये देखने का काम होता है जुडिशरी का। ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। मगर अब यहाँ पर क्या है कि कोर्ट अगर इसमें ही आ जाए, मतलब इनको आप साइडलाइन ही कर दे, रिप्रेजेंटेटिव्स को साइडलाइन ही कर दे, रिप्रेजेंटेटिव्स को रखे ही ना, सारे कानून जो है खुद ही बनाना शुरू कर दे, खुद ही लॉ मेकिंग प्रोसेस में आ जाए, तो फिर यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में आ सकती है, जैसे मैंने आपको कहा है ना। तो मतलब अगर ये बाधा ही क्रिएट कर दे, लॉ मेकिंग पूरी की पूरी अगर सुप्रीम कोर्ट देखना शुरू कर दे, जो जुडिशरी है वही देखना शुरू कर दे, तो फिर ये रहेगा जुडिशियल ओवररीच, क्योंकि ये इलेक्टेड बॉडी नहीं है। इलेक्टेड बॉडी ना होने की वजह से जो हमारा डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है वो भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक्टिविज्म करते करते जाते ही भावना में बहेगी हमारी जुडिशरी और वो अब सभी कानून बना रही है, रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको तो सीधा छुट्टी पे भेज दिया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो जजेस है उनका रोल बहुत ज्यादा नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है लोगों, है ना, इसीलिए उनका रोल जो है वो रिस्ट्रेंट रहना चाहिए, वो कम रहना चाहिए। एक्टिविज्म आप करो लेकिन जहाँ पर जरूरत है वहां करो, हर चीज में अपनी घुसेड़ो मत, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, लिमिटेड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ तक सीमित रहना चाहिए, लॉ सही है या नहीं वहीं तक रहना चाहिए। जो जजेस है उनको सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि भैया हमें यहाँ पर ज्यादा नहीं फैलना है, नहीं तो यहाँ पर क्या है, जुडिशरी आ गई, बाकी जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव है वो चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको धक्का मार के हमको नहीं जाना है, हमको यहाँ पर देश को चलाना है, देश का भलाई करना है, जो जनता है उनकी भलाई करना है। तो उनकी भलाई के लिए अगर लेजिस्लेटिव असमर्थ रही है कोई लॉ बनाने के लिए, तो वो लॉ हम बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को साइडलाइन करके सारे ही लॉज हम बनाने लग जाए। तो यहाँ पर जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। जजेस जो है उन्होंने गवर्नमेंट रन नहीं करना है, ये हमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ही देखने को मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही ये चीज कही थी, क्लियर है। तो यहाँ पर कहा गया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है मस्ट नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म। यहाँ पर एडवेंचर नहीं होना चाहिए कि हाँ यार मजा आ रहा है, ये लॉ हमने बना लिया, ये भी लॉ हमने बना लिया, ये भी लॉ हमने बना लिया, मजा आ रहा है, लॉ ही लॉ बनाइए, हम भी बनाइए, ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी फील्ड में एक्सपर्टीज रहे ना रहे जरूरी नहीं है ना, मतलब कि आप अगर कोई कानून बना रहे हो महिलाओं के सुरक्षा के लिए, ठीक है, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज है क्या उसमें? जो पार्लियामेंट है उसकी लॉ मेकिंग प्रोसेस होते हैं जिसमें कमेटी, सेपरेट कमेटी जो उसका भी गठन किया जाता है, अगर कोई कानून बना रहे हैं तो वो कमेटी स्पेशलिटी उसकी होती है, वो उस चीज में अच्छे तरीके से देखती है, निरीक्षण करती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई कानून बना रहे हो तो आपके पैनल में कोई महिला नहीं है और आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कानून बना रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। उसी के साथ साथ जब दूसरा ऑर्गन इसके लिए अवेलेबल है तो फिर आप क्यों जबरदस्ती उसमें घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हो? तो ये भी चीज हमें यहाँ पर कोर्ट के द्वारा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और आपने अब तक अगर MM Academy ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।